नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस लॉ को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा नेचर एंड द काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से समझिएगा, जब भी मैं आपका बिजनेस लॉ पढ़ाता हूं और जब भी हम लोग आपके सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो काफी बच्चों को सेकंड चैप्टर के टाइटल को लेकर के कंफ्यूजन होता है। तो आपको एक छोटी सी चीज को समझना है। अगर आप लोग बात बीकॉम की करते हैं, चाहे आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोगों का ताल्लुकात अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी और यूनिवर्सिटी से रहा हो, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको नंबर ऑफ चैप्टर्स नहीं देती है, ना ही चैप्टर के टाइटल गिवन होते हैं, बल्कि आपके एंटायर सिलेबस को टोटल यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया होता है। इसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपके बिजनेस लॉ के सिलेबस को टोटल 5 यूनिट के अंदर ब्रेक डाउन किया गया है, और हर एक यूनिट के अंदर आपको नंबर ऑफ टॉपिक्स गिवन होते हैं जिनको आपको स्टडी करना होता है, और उन्हीं नंबर ऑफ टॉपिक के बिहाफ पे अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग चैप्टर्स को डेवलप किया जाता है। इसी तरीके से अगर आप लोग बिजनेस लॉ की बात करते हैं, चाहे आप लोग रेगुलर की बात कर लीजिए, एसओएल की बात कर लीजिए, या एनसी वेब की बात कर लीजिए, या हिंदुस्तान की किसी और यूनिवर्सिटी की अगर आप लोग बात करते हैं, तो मेजॉरिटी केसेस में आपको पहला यूनिट देखने को मिलेगा जिसका टाइटल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और हर यूनिवर्सिटी के अंदर, ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी टॉपिक इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर दिए गए हैं, उनके हिसाब से हमने आपके बेसिकली यूनिट को टोटल 10 चैप्टर के अंदर ब्रेक कर दिया है। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर भी समझाया था। तो जो आपके 10 चैप्टर है ना, ये किताब टू किताब वेरी कर सकते हैं, ऑथर टू ऑथर वेरी कर सकते हैं, टीचर टू टीचर वेरी कर सकते हैं। हर एक बेसिकली टीचर की अपनी अप्रोच होती है। हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यूनिट 1 को बेसिकली 10 चैप्टर के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से पढ़ लिया था। तो हमारे बेसिकली करिकुलम के अकॉर्डिंग या हमारी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम लोग सेकंड चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं सर, आपका रहेगा नेचर एंड द काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरीके से तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को लेकर के, चौथा कंसीडरेशन रहेगा, पांचवा कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज रहेगा, छठा चैप्टर हमारा फ्री कंसेंट रहेगा, सातवां चैप्टर आपका लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन रहेगा, आठवां चैप्टर आपका एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड रहेगा, नवा चैप्टर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और 10वां चैप्टर आपका क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से रहेगा। कुल मिलाकर के अगर आप लोग इन 10 चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, तब जाकर के आपका पहला यूनिट जिसका टाइटल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंप्लीट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं जितने भी स्टूडेंट्स को चैप्टर के टाइटल को लेकर के कंफ्यूजन होता है वो दूर हो गया होगा, और आपको समझ में आ गया होगा कि आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को हम लोगों ने टोटल 10 चैप्टर के अंदर ब्रेक किया है, और इसी सीक्वेंस के अंदर आपको पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड क्लासेस देखने को मिलेंगे। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और डिस्कस करते हैं आपके मेन कंटेंट को। देखिए, मैंने क्या बताया, आज की क्लास के अंदर हमें पढ़ना है आपकी बेसिकली जो पहली यूनिट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इसके अंदर जो सबसे जरूरी टर्म है ना, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। और हमें पढ़ना भी क्या है सर, कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना है, और कॉन्ट्रैक्ट के टाइप और काइंड को पढ़ना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब जब यहां पर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, जब जब आप लोग बिजनेस लॉ के अंदर, मर्चेंटाइल लॉ के अंदर, या कमर्शियल लॉ के अंदर जब जब आप लोग कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे ना, तो कुछ कुछ बुनियादी डेफिनेशन है जिनको आपको एक बार थोड़ा सा डिकोड करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोगों के दिलो दिमाग और जहन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट शब्द आए, तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है सर, आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर आपका सेक्शन 2 दिया गया है, और उसके अंदर अगर आप लोग क्लोज एच की बात करते हैं तो क्लियरली डिफाइन करता है, किस टर्म को डिफाइन करता है सर, कॉन्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग रहेगा। समझ में आया? तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 के क्लोज एच के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है सर, आपके कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन
डेफिनेशन देखने को मिलती है। और सेक्शन 2 क्लोज एच के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है एग्रीमेंट का, सॉरी आपका कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीमेंट जो बेसिकली आपका एनफोर्सेबल बाय लॉ है। समझ में आया? तो बहुत बेसिक डेफिनेशन की अगर आप लोग बात करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 और क्लोज एच की अगर आप लोग बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर, तो ये क्या कहता है सर, कॉन्ट्रैक्ट आपका एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो बेसिकली क्या होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। उसको आप लोग क्या कह के चलते हैं सर, कॉन्ट्रैक्ट कह के चलते हैं। तो ये आपकी बेसिकली लीगल डेफिनेशन है जो आपके एक्ट के अंदर गिवन है। अब आपको समझना है यहाँ पे बहुत बारीक बारीक चीजें हैं जिनके ऊपर आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आता है। इससे पहले हम लोगों को कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। ये तो हम लोग बात कर चुके हैं सर, जब भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका लीगल एनफोर्समेंट आएगा। किसके लिए सर, किसी भी एग्रीमेंट के लिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट होने वाला है ना, अब एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। एग्रीमेंट होगा बिटवीन द टू और मोर देन टू पार्टीज। समझ में आया? तो यानी कि जो आपका एग्रीमेंट होगा वो कितनी पार्टीज के बीच में होगा, दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में होगा। जो बेसिकली क्या होगा, जो क्या क्रिएट करने वाला है सर, इनके म्यूचुअल राइट्स को क्रिएट करेगा और इनके म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस को भी क्रिएट करेगा। समझ में आया? तो जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना, जिन दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उनके बीच में ध्यान रखिएगा क्या क्रिएट होगा सर, म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी क्रिएट होंगे। समझ में आया? और यहाँ पे सबसे जरूरी बात क्या है, जब भी आपका एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा ना, ये क्या बन जाता है सर, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है? कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहेंगे सर, अगर कोई भी एग्रीमेंट हमारे पास है, अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, वो क्या कहलाएगा सर, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब ये एग्रीमेंट क्या होता है इसका भी हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं एक बार। अगर आप लोग बात एग्रीमेंट की करते हैं तो एग्रीमेंट के अंदर देखिए दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, आपका प्रपोजल रहेगा या तो आपका ऑफर रहेगा। ठीक है? अब जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, मैंने अपने चैनल के ऊपर अनाउंस किया कि हम लोग बहुत जल्द आप सभी के लिए एक पेड कोर्स लेके आने वाले हैं जहां पर मैं आप सभी को बिजनेस लॉ पढ़ाऊंगा। ठीक है? अब ये मैंने आप सभी के सामने प्रपोजल रखा जिसका बेसिकली हम लोग चार्ज रखने वाले हैं 6 महीने का 6,000 रुपए, और हर दिन आपको 2 घंटे क्लास मिलेगी और उसके साथ जितने भी बेनिफिट हम लोग अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आपको प्रोवाइड करते हैं वो सारे मैं आपको कोट कर दूंगा। तो जो मैंने आपका ये प्रपोजल आप सभी के सामने रखा, इसी को तो आप लोग ऑफर बोलोगे ना, ये क्या हो गया सर, आपका ऑफर हो गया। ठीक है? अब सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो रिजेक्ट करेंगे। जैसे ही आपने मेरे ऑफर को या मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया तो सर वो आपका एग्रीमेंट बन जाएगा। समझ में आया? और एग्रीमेंट अगर आपका एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग यहाँ पे किसकी बात करते हैं, एग्रीमेंट की बात करते हैं, तो एग्रीमेंट के अंदर भी हमारे पास दो पार्टी रहेंगी, एक पार्टी ए रहेगी और दूसरी पार्टी क्या रहेगी, बी रहेगी। ठीक है? अब जो बेसिकली ऑफर देता है, ठीक है, उसको आप लोग क्या कहते हो सर, उसको बेसिकली ऑफरर कहते हो। ठीक है? अब जिसके लिए ऑफर बनाया गया है वो क्या रहेगा सर, आपका ऑफरर ही रहेगा। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने अगर आपको ऑफर दिया है तो आई एम द ऑफरर। ठीक है? जिसके लिए ऑफर बनाया गया है, जिसको प्रपोजल दिया गया है, वो क्या कहलाएगा सर, वो आपका ऑफरर ही कहलाएगा। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा सर, अगर आपके पास कोई भी ऑफर है या कोई भी प्रपोजल है माय डियर फ्रेंड्स, और उस प्रपोजल के साथ, उस ऑफर के साथ अगर एक्सेप्टेंस जुड़ा हुआ है तो सर वो क्या कहलाएगा, एग्रीमेंट कहलाएगा। ठीक है? और एग्रीमेंट अगर आपका एनफोर्सेबल बाय लॉ है, माने कानून इस चीज की इजाजत देता है कि ये जो आपका एग्रीमेंट है इसको हम एनफोर्स करेंगे। ठीक है? इसके अंदर लीगली कोई दिक्कत नहीं है, तो सर वो क्या बन जाएगा, आपका वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है? तो आपका मेन जो एजेंडा है वो कहां से शुरू होता है, प्लीज थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। मेन एजेंडा शुरू होगा आपके प्रपोजल से। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आप लोग एक प्रपोजल बनाएंगे, अगर उस प्रपोजल के साथ क्या जुड़ा होता है सर, एक्सेप्टेंस जुड़ा होता है। ठीक है? तो आपका क्या बन जाएगा सर, वो बेसिकली आपका एग्रीमेंट बनेगा। और अगर आप लोग एक बार एग्रीमेंट कह देते हैं सर, आपका एग्रीमेंट है, अगर वो बेसिकली एनफोर्सेबल है, क्या कहेंगे आप लोग, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो वो आपका एग्रीमेंट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर
कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने बताया जब भी आप लोग प्रपोजल की बात करते हैं, प्रपोजल का एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। अगर प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो वो आपका एग्रीमेंट नहीं बनेगा, और एग्रीमेंट नहीं हुआ तो आपका बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनने वाला है। जो बंदा बेसिकली ऑफर देता है, प्रपोजल बनाता है, वो ऑफरर कहलाता है। जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया है वो क्या कहलाएगा? ऑफररी कहलाएगा, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी डेफिनेशन। इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है कि सर अगर आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो उसकी बुनियाद क्या रहेगी? कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद क्या है? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट की बुनियाद क्या है? सर आपका प्रपोजल रहेगा या ऑफर रहेगा, ठीक है। तो कहानी किससे शुरू होगी? ऑफर या प्रपोजल से शुरू होगी। ऑफर के साथ अगर एक्सेप्टेंस जुड़ा तो एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट अगर आपका एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और कॉन्ट्रैक्ट बना तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को पढ़ना पड़ेगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है बिटवीन द टू और मोर देन टू पार्टीज, तो उनके बीच में म्यूचुअल ऑब्लिगेशन भी होते हैं और म्यूचुअल राइट्स भी होते हैं, माने उनके अपने अधिकार भी होते हैं और उनके ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। इस बात को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना। और मैंने क्लियर किया कि सर जब भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन की बात करेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 के क्लोज एच के अंदर इस चीज को कोट किया गया, ठीक है। तो यहां पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार गो थ्रो कीजिएगा कि एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की लीगल डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। इसके अलावा मैंने बताया एग्रीमेंट जो रहेगा ना उसका अपना डेफिनेशन क्या होगा। आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एन एग्रीमेंट इज फॉर्म्ड। आपका एग्रीमेंट कब बनता है? जब आपका बेसिकली एक पार्टी क्या करती है? प्रपोजल देती है या ऑफर देती है, एंड दूसरी पार्टी क्या करती है? एक्सेप्ट करती है, ठीक है। अब इट इज द रिजल्ट ऑफ द म्यूचुअल कंसेंट। ये किसका रिजल्ट रहेगा? म्यूचुअल कंसेंट का रिजल्ट रहेगा। दोनों की सहनुमति से काम होगा बिटवीन द टू और मोर पार्टी। तो सर ये आपका क्या है? सर ये आपका एग्रीमेंट है। समझ में आया? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि सर एग्रीमेंट का क्या डेफिनेशन निकल के आता है और आपके कॉन्ट्रैक्ट का क्या डेफिनेशन निकल के आता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या कहा? सर हमने कहा एग्रीमेंट के अंदर क्या होगा? बेसिकली एनफोर्सेबल होगा। अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है एग्रीमेंट तो आपका क्या बनता है? सर आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। यही तो हमने पढ़ा ना। और अभी अभी मैंने क्या पढ़ाया कि सर एग्रीमेंट के अंदर क्या होना जरूरी है? सर एग्रीमेंट के अंदर आपका ऑफर या तो आपका क्या रहेगा? प्रपोजल, जिसको आप लोग क्या कहते हो, इसका होना जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि सर जैसे एग्रीमेंट को आपने डिफाइन किया, ठीक है, अ प्रपोजल विद एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड द, उसको आप लोग क्या कहते हो? एग्रीमेंट कहते हो, ठीक है। अब क्या ऑफर का भी कोई डेफिनेशन है? क्या प्रपोजल का भी कोई डेफिनेशन है? तो ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर आता है, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं। ये जो डेफिनेशन मैंने डिकोड की है एग्रीमेंट की, इसको कोड किया गया है आपके बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 के क्लोज ई के अंदर। समझ में आया? तो एच के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है, और क्लोज ई के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? एग्रीमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पे स्टैट्यूटरी डेफिनेशन की बात करते हैं एग्रीमेंट की, तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 क्लोज ई की अगर आप लोग बात करते हैं ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सर दो इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है यहाँ पे। आपको बेसिकली एग्रीमेंट को भी डिफाइन किया हुआ है। किसको डिफाइन किया हुआ है? एग्रीमेंट को डिफाइन किया हुआ है। अब एग्रीमेंट के केस में माय डियर फ्रेंड्स मैंने क्या बताया? सर अगर आपके पास ऑफर है और ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस जुड़ जाता है तो क्या होगा? सर एग्रीमेंट होगा, ठीक है। यानी कि ऑफर के साथ क्या हो गया? एक्सेप्टेंस हो गया, लेकिन वो क्या होगा? एग्रीमेंट होगा। अब आपको समझना ये है, जब भी आप लोग एग्रीमेंट की बात करेंगे ना, तो यहां पे आपको ध्यान देना है। एग्रीमेंट के केस में आप लोग कहेंगे एवरी प्रोमिस या एवरी सेट ऑफ द प्रोमिस। समझ में आया? आपके पास कोई भी प्रोमिस है या एवरी सेट ऑफ द प्रोमिस है जो क्या करता है? कोई भी कंसीडरेशन बनाता है। अब कंसीडरेशन का मतलब आप लोग कहेंगे समथिंग फॉर समथिंग, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। आप लोग क्या कहेंगे? इसका क्या मतलब होता है? आप लोग इसको समझ लीजिएगा, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। आपका लॉ के अंदर कंसीडरेशन का क्या मतलब होता है? समथिंग फॉर समथिंग। जैसे मैंने आप सभी को बैच ऑफर किया, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा, बदले में
आप लोग मेरे को 6,000 रुपया फीस देंगे। तो मैंने आपको बैच का सर्विस प्रोवाइड किया, टीचिंग का सर्विस प्रोवाइड किया, बदले में आप लोगों ने मेरे को क्या दिया सर, 6,000 रुपया दिया। तो ये आपका एक कंसिडरेशन होगा, क्या होगा, कंसिडरेशन होगा। तो समथिंग फॉर समथिंग इज कॉल्ड द कंसिडरेशन। और याद रखिएगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एक वैलिड एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन का होना जरूरी है। वैलिड कंसिडरेशन का, सॉरी, वैलिड एग्रीमेंट के अंदर क्या होना जरूरी है सर, कंसिडरेशन का होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सब क्लोज ई की अगर आप लोग बात करते हो, तो हर एक प्रोमिस या हर एक सेट ऑफ द प्रोमिस जो बेसिकली कंसिडरेशन फॉर्म करता है एक दूसरे के लिए, वो क्या कहलाएगा सर, आपका एग्रीमेंट कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो हमने क्या कहा, एग्रीमेंट का मतलब सर आपका प्रपोजल होगा। प्रपोजल माने आप लोग कहेंगे कोई भी ऑफर होगा, अगर उसके साथ बेसिकली एक्सेप्टेंस जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कंसिडरेशन का होना जरूरी है। ठीक है, अब एक्सेप्टेंस भी है, प्रपोजल भी है, लेकिन उसमें कंसिडरेशन नहीं है, तो वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। ये आपको पढ़ लेना, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग सेक्शन 2 सब सेक्शन बी की बात करते हो, तो ये आपके प्रोमिस को डिफाइन करता है। माने व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, समझ में आया? यानी कि हमने जिसके लिए प्रपोजल बनाया है, वो पर्सन सिग्निफाई करता है अपनी एसेंट को, अपनी अनुमति को, देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो उसको क्या कहेंगे सर, प्रपोजल क्या रहेगा, एक्सेप्टेड रहेगा। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम द प्रोमिस। ठीक है, तो आपका ये क्या बन जाता है सर, ये आपका प्रोमिस बन जाता है। जब भी आपका प्रपोजल क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, यानी कि आप प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रोमिस। ठीक है, तो प्रपोजल के साथ अगर एक्सेप्टेंस है तो उसको प्रोमिस भी कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है। तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहेंगे सर, यहाँ पे आप लोग प्रोमिस को किसकी तरह रख सकते हैं सर, यहाँ पे एग्रीमेंट की तरह भी रख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज इस पर भी थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ठीक है, तो हमने सीक्वेंस की अगर आप लोग बात करते हो, तो सीक्वेंस हम लोग कहेंगे सेक्शन 2 के सबसे पहले अगर आप लोग बी क्लोज की बात करते हो, तो यहाँ पे बताया गया है कि एग्जैक्टली जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया है, यानी कि ऑफररी का एसेंट होना जरूरी है। और ऑफररी का अगर एसेंट आपको मिल जाता है, तो आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, प्रोमिस बन जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हर प्रोमिस अगर कंसिडरेशन के साथ है तो वो एग्रीमेंट होगा, और हर एक एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो क्या रहेगा सर, आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो आपका सेक्शन 2B हो जाएगा। इसी तरीके से हमने क्या कहा, आपका सेक्शन 2E हो जाएगा। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, सेक्शन 2H हो जाएगा। प्लीज इन तीनों सेक्शंस को भी आपको थोड़ा सा दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। एच सेक्शन पूछा नहीं जाता है, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट आपको इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या पढ़ा, यहां तक हमने बेसिक चीजें पढ़ी हैं। अभी तक मैंने आपको बताया सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। सर कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है बिल्कुल बेसिक, एवरी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट। और ये कहां पे लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 के क्लोज एच के अंदर लिखा हुआ। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इससे आगे मैंने आपको बताया सर, अगर आपका कोई भी ऑफर है, जो ऑफर बनाता है वो ऑफरर होगा, जिसके लिए ऑफर बनाया गया है वो ऑफररी होगा। यानी कि एवरी ऑफर या जो प्रपोजल है उसके साथ अगर एक्सेप्टेंस जुड़ा हुआ है तो आपका क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। थोड़ा डिटेल में जाके बात करते हो तो सर एग्रीमेंट के अंदर जो आपका प्रोमिस हो सकता है या एवरी सेट ऑफ द प्रोमिस जो बेसिकली कंसिडरेशन के साथ है वो क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सब क्लोज ई की अगर आप लोग बात करते हो, और अगर आप लोग सेक्शन 2 क्लोज बी की बात करते हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम द प्रोमिस। तो सर ये क्या बन जाता है, आपका प्रोमिस बन जाता है। ठीक है, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये बेस रहेगा, इसके बिना किसी भी चीज को आप लोग आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग मोटा मोटा कहेंगे तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या कह सकते हो, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग उल्टी सीक्वेंस के अंदर चलते हैं तो हमने क्या कहा, अभी तक सर हमने सीखा, अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी सर, एक तो आपका एग्रीमेंट रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, आपका एग्रीमेंट रहेगा।
और अगर वो एग्रीमेंट आपका क्या होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, तो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, अब बात आती है सर आपका एग्रीमेंट क्या रहेगा। तो अभी अभी हमने कहा सर अगर आपका एग्रीमेंट को डिफाइन करना है तो आपके पास कोई भी एक ऑफर होगा या प्रपोजल होगा, उसके साथ अगर आपका बेसिकली क्या जुड़ा हुआ है, एक्सेप्टेंस जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ है, एक्सेप्टेंस जुड़ा हुआ है, तो वो क्या होगा, आपका एग्रीमेंट होगा। और एग्रीमेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, प्रोमिस देखने को मिलता है, या फिर आप लोग क्या कहेंगे, सेट ऑफ प्रोमिसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग क्या कहेंगे, सेट ऑफ द प्रोमिसेस, जहां पर आपको क्या देखने को मिलता है सर, कंसीडरेशन देखने को मिलता है, तो क्या होगा सर, आपका प्रोमिस कहलाएगा। ठीक है, तो प्लीज इनको गो थ्रू कीजिएगा, इस सीक्वेंस को मेंटेन कीजिएगा, ताकि आप लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर ना एक अच्छी फाउंडेशन बना सके। देखिए यहाँ पे बहुत जरूरी है क्लोज को याद करना, सेक्शंस को याद करना, और आपके एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या कोट की गई है, ये बड़ा जरूरी मुद्दा हो जाता है लॉ के अंदर। ठीक है, और अभी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को नहीं समझा, टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को नहीं समझा, एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को नहीं समझा ना, तो आने वाले 10 चैप्टर आपको बड़ा परेशान करेंगे और पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके हाथ से निकल सकता है अगर आपने सेकंड चैप्टर को अच्छे से तैयार नहीं किया। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज जो जो बातें मैं अभी आपको बता रहा हूं ना, उनको अच्छे से पढ़िएगा। पूरे एंटायर यूट्यूब के ऊपर इतना डिटेल में जाके मेरे को नहीं लगता कि कोई आपको इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट ऑफर कर रहा है, तो ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अगर इतनी मेहनत मैं आप सभी के लिए कर रहा हूं तो थोड़े से एफर्ट आप सभी को भी करने हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ साथ आप लोग हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कॉम एक्सपर्ट के ऊपर आप सभी को आपके बिजनेस लॉ और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ पूरा कोर्स अपलोड होता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप लोग बीकॉम कॉर्नर की बात करते हैं तो बीकॉम कॉर्नर के ऊपर मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा कराने वाला हूं। कुल मिलाकर के दोनों चैनल आप सभी के लिए काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी रहेंगे, तो मेक श्योर करके दोनों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को समय रहते मिल सके। बहरहाल अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हमें यह समझना है कि हमने बात की कि दो या दो पार्टीज के बीच में जब भी बच्चा क्या बनेगा, आपका बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो उनका म्यूचुअल, उनके बीच में ऑब्लिगेशंस भी रहेंगे, लीगल ऑब्लिगेशन भी रहेंगे। इसके अलावा हमने कहा उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग कहेंगे कुछ कुछ ड्यूटीज भी रहेंगी। यही बात हमने पढ़ी थी ना कि उनके म्यूचुअल राइट्स भी रहेंगे और उनके ऑब्लिगेशन भी रहेंगे। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट टर्म आई है जिसको आप लोग लीगल ऑब्लिगेशन के नाम से जानते हैं, इस लीगल ऑब्लिगेशन का मीनिंग क्या है, अब हम इस मुद्दे पर थोड़ा डिटेल में, थोड़ा गहराई में जाकर के डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अब हमें क्या पढ़ना है सर, देयर इज ए लीगल ऑब्लिगेशन। जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना तो आपको लीगल ऑब्लिगेशन देखने को मिलेगा। तो लीगल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है, प्लीज थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। सर लीगल ऑब्लिगेशन अपने आप में रिप्रेजेंट करता है उन तमाम ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के जिनको लॉ इंपोज करता है। समझ में आया तो आप लोग क्या कहेंगे, लीगल ऑब्लिगेशन इज ए ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी imposed by a law, by the law that is legally enforceable। जो क्या रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपके लीगली एनफोर्सेबल रहेंगे। माने दो अगर लोग हैं, दो पार्टी हैं, अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंध जाते हैं तो उनके लीगल ऑब्लिगेशन रहेंगे। लीगल ऑब्लिगेशन के अंदर माने दोनों पार्टीज की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, कुछ ड्यूटीज रहेंगी जिनको उनको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ध्यान दीजिएगा उनके अगेंस्ट क्या हो सकता है, लीगल रेमेडी देखने को मिल सकती है। माने आप लोग क्या कहेंगे, अगर कोई भी पर्सन उन तमाम ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने में फेल हो जाता है तो अदर जो पार्टी है, जो सामने वाली पार्टी है, कैन सीक ए लीगल रेमेडी थ्रू द कोर्ट। माने वो कोर्ट के अंदर क्या कर सकती है, लीगल रेमेडी को सीक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपको क्लैरिटी हो। लेट अस से कोई भी मिस्टर ए है जिसके पास इसका अपना पुराना होंडा का एक कार है। ठीक है, जो इसको क्या करना चाहता
चाहता है, सेल करना चाहता है। अब हुआ क्या है, ध्यान से समझिएगा। अब इसने ये ऑफर दिया मिस्टर बी को कि मैं अपनी होंडा की जो कार है तेरे को बेसिकली क्या कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा इसकी ओनरशिप, बदले में आपको मेरे को क्या करना पड़ेगा, 4 लाख रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अगर इसने बेसिकली कोई एग्रीमेंट रखा और एग्रीमेंट के साथ अगर एक्सेप्टेंस आ गया बी का, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बन जाएंगे। माने एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाना तो दोनों की अपनी लीगल ऑब्लिगेशन होगी। ध्यान से समझिएगा, जैसे अगर आप लोग ए की बात करते हैं तो ए का लीगल ऑब्लिगेशन क्या है कि इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीवर करना पड़ेगा कार को, वट एवर द सिचुएशन, वट एवर द सर्कमस्टांसेस। और बी का लीगल ऑब्लिगेशन क्या है, इसको पे करना पड़ेगा 4 लाख रुपया, जो इसने बेसिकली एग्रीमेंट के अंदर हाँ भरा है। ठीक है, तो यहां पे दोनों पार्टीज का, पार्टी ए और पार्टी बी का लीगल ऑब्लिगेशन बनता है। ए पार्टी कार डिलीवर करेगा, बी पार्टी 4 लाख रुपया देगा। अगर किसी भी केस के अंदर मान लीजिए यहां पे बी ने अपना जो बेसिकली लीगल ऑब्लिगेशन उसको परफॉर्म नहीं किया, तो ए कोर्ट जा सकता है और कोर्ट से बेसिकली लीगल रेमेडी की डिमांड कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये एग्रीमेंट हुआ है तो ए को क्या करना पड़ेगा, सरकार को डिलीवर करना पड़ेगा, और बी को क्या करना पड़ेगा, सर 4 लाख रुपया पे करना है। दोनों के लीगल ऑब्लिगेशन बनते हैं। ठीक है, तो लीगल ऑब्लिगेशन का क्या मायना होता है, सर आप लोग कह सकते हो दीज आर द ड्यूटी और द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये क्या होते हैं, ड्यूटी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप लोग इससे मुकरते हो तो डेफिनेटली आपको भविष्य के अंदर काफी सारी दिक्कत, प्रॉब्लम और परेशानी देखने को मिल सकती है कोर्ट की तरफ से, इन द टर्म्स ऑफ द लॉ की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये समझ में आया लीगल ऑब्लिगेशन का क्या मीनिंग है। एक बार अगर आपने लीगल ऑब्लिगेशन समझ लिया ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप और आगे आपको चलना है। मैंने बताया अगर कोई भी पार्टी है जो फेल हो जाती है परफॉर्म करने में, किसका, सर जो भी उसकी ड्यूटी या ऑब्लिगेशन है, तो क्या होगा, अदर पार्टी अप्रोच करेगी। सर किसको अप्रोच करेगी, कोर्ट को फॉर द एनफोर्समेंट। माने फेलियर ऑफ द परफॉर्मेंस अगर आपका होता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो कहां पे जाएंगे, सर कोर्ट के अंदर जाएंगे, और कोर्ट क्या करेगा, सर आपका एनफोर्समेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन करेगा। इज इट क्लियर। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है, प्लीज इसको एक बार गो थ्रो कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे तो आपको समझ में आ गया कि सर हमें ये क्लियर हो गया कि आपका बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या रहेगा। एक बार आपको ये समझ में आ गया ना कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या रहेगा, अब आपको समझना है सर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक आपका क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। समझिए मेरी बात को, एक क्या होता है सर कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक क्या होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना आपको बहुत सारी कंडीशंस है जिनको सेटिस्फाई करना पड़ता है, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे ध्यान से समझिएगा, अगर आप लोग बुनियादी बातों को समझेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट को आपने क्या लिखा, सर हमने कहा एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, एक क्या रहेगा सर आपका एग्रीमेंट रहेगा। अगर वो एग्रीमेंट आपका एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो क्या कहलाता है, सर आपका कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। यही आपने पढ़ा। अब एग्रीमेंट के केस में आपने क्या पढ़ा, सर एग्रीमेंट के केस में हमने पढ़ा अगर हमारे पास कोई भी ऑफर है, ठीक है, अगर आप लोग क्या कहेंगे, ऑफर है और उस ऑफर के साथ अगर आप लोग कहेंगे एक्सेप्टेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, आपका क्या है, एक्सेप्टेंस जुड़ा हुआ है, तो सर वो क्या बन जाता है, वो आपका एग्रीमेंट बन जाता है। मोटा मोटा यही बातें हमने पढ़ी है। अब मुद्दा ये है कि सर ये जो एक्सेप्टेंस की जिक्र आप लोग कर रहे हैं ना, ये एक्सेप्टेंस कैसे आया। जैसे अगर आप लोग एक बेसिक एग्जांपल की बात करते हैं, एक घर है, ठीक है, उस घर के अंदर आप लोग मान लीजिए दो भाई हैं, ठीक है, अब दोनों के हिस्से में जमीन आता है, ठीक है, अब दूसरे भाई ने क्या किया, चालाकी करके या मारपीट करके या मिस रिप्रेजेंटेशन करके, कुछ ऊल जलूल बातों में उसको फंसा करके ना उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करा ली, यानी उसने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करा लिया, तो क्या वो आपका बेसिकली एक्सेप्टेंस, वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनना एक अलग बात है और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनना एक अलग बात है। माने देयर आर द सर्टेन कंडीशन जिनको
इसको अगर आप लोग सेटिस्फाई करेंगे तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा सर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर आप लोग एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, ध्यान से समझना बच्चा मेरी बात को, अगर आप लोग यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात करते हैं और एक्सेप्टेंस का मतलब आप लोग कहेंगे सर उस पर्सन की एसेंट, ठीक है, क्या है एसेंट। अब एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, उसकी मर्जी से होनी चाहिए, यानी कि ये जो एक्सेप्टेंस है वो कैसी रहेगी सर, फ्री एसेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, फ्री एसेंट होनी चाहिए, कोई दबाव के कारण, किसी लोभ लालच के कारण वो बेसिकली इस एसेंट के साथ ना जुड़ा रहे। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, कुछ लोग अनसाउंड माइंड होते हैं। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, आप लोग क्या कहोगे, अनसाउंड माइंड। ठीक है, अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, या कुछ लोग आपके माइनर होते हैं, माइनर का मतलब जो 18 साल से कम उम्र के हैं। ठीक है, तो ये कुछ लोग हैं जहां पर इनकी एसेंट बेसिकली वैलिड एसेंट नहीं मानी जाएगी और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की टर्म में नहीं जाएगा, क्योंकि जो अनसाउंड माइंड है वो तो सोच ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता, भले बुरे का उसको पता ही नहीं है, तो अगर उसका एसेंट अगर आप लोग ले भी लोगे तो लीगली वो वैलिड नहीं होगा। तो मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, अभी डिटेल में जाके मैं आपको समझाऊंगा कि सर जब भी आप लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की माय डियर फ्रेंड्स बात करेंगे तो देयर आर सर्टेन क्या रहेंगे सर, एसेंशियल एलिमेंट रहेंगे जिनको हमें पढ़ना है, जो बेसिकली आपके कॉन्ट्रैक्ट को क्या बनाते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्या रहेगा, देयर इज ए ऑफर। हमेशा क्या होना चाहिए सर, आपका प्रपोजल होना चाहिए, और प्रपोजल का मतलब आपका ऑफर हो सकता है, और उसके साथ क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कहानी तो यही है कि आपका क्या रहेगा, ऑफर रहेगा, और ऑफर के साथ क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा। ठीक है, देयर मस्ट बी ए लॉफुल ऑफर, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग कोई प्रपोजल होना चाहिए एक पार्टी के द्वारा, और एक लॉफुल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। देखिए, एक्सेप्टेंस अलग है, लॉफुल एक्सेप्टेंस अलग है। ठीक है, तो लॉफुल ऑफर होना चाहिए, लॉफुल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और आपका जो एक्सेप्टेंस यहां पे रहेगा ना, वो आपका एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए। अब इसके ऊपर मैं आने वाले वक्त में डिटेल में चर्चा करूंगा। आपका जो बेसिकली एक्सेप्टेंस है वो कैसा होगा, एब्सोल्यूट होगा, और क्या होगा, अनकंडीशनल होगा। इज इट क्लियर? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो पहली कंडीशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की सेटिस्फाई करेगी। अब इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, देयर इज ए इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। ध्यान दीजिएगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए कि हमें क्या क्रिएट करना है, एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप लोग ध्यान देंगे, द पार्टी मस्ट इंटेंड टू create the legal obligation, social and domestic agreement generally do not create legal relationship। ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपके पास सोशल एग्रीमेंट हैं और जितने भी आपके पास लीगल एग्रीमेंट है ना, वो क्या नहीं करते हैं सर, वो बेसिकली लीगल रिलेशनशिप को क्या नहीं करते हैं, क्रिएट नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई जितने भी सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं वो एक तरीके से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आते हैं। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, पार्टी का इंटेंट क्या होना चाहिए कि अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है तो वो क्या करे, आपके एक लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करे। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसके बदले में क्या होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए। मैंने बताया आपका क्या रहेगा, लॉफुल कंसीडरेशन होगा, माने हर एक जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना उसमें क्या होगा, उसको सपोर्ट करना चाहिए बाय द लॉफुल कंसीडरेशन। ठीक है, क्या होगा, लॉफुल कंसीडरेशन होगा। यहां पे मैंने कंसीडरेशन का डेफिनेशन भी मेंशन किया है, समथिंग ऑफ द वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन द पार्टी। मैंने बताया था समथिंग फॉर समथिंग इज कॉल्ड द बेसिकली कंसीडरेशन। अब ध्यान दीजिएगा सर, यहां पे कंसीडरेशन नहीं लिखा है, यहां पे क्या लिखा है आपका, लॉफुल कंसीडरेशन। तो सर इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, लॉफुल कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, लॉ की दृष्टि में जो कंसीडरेशन सही माना जाएगा। जैसे मैंने कह दिया मैं आपको क्लास डिलीवर करूंगा, ठीक है, अब आपने क्या कहा, ठीक है सर हम आपके कोर्स को ज्वाइन करेंगे, बदले में अगर मैंने मान लीजिए 5,000 रुपया 6,000 रुपया आपसे फीस चार्ज किया, तो ये आपका लॉफुल कंसीडरेशन के अंदर आता है। लेकिन मैं कहूं कि आपको मेरे को बेसिकली आप लोग कह दोगे वेपन्स आपको बदले में मेरे को देने पड़ेंगे, तो ये आपका लॉफुल कंसीडरेशन में नहीं आएगा। या अगर आपको कोई ऐसा ड्रग्स वगैरह मेरे को बदले में देना है, या कुछ ऐसा इलीगल काम करना है जो बेसिकली कानून के दायरे से बाहर है, यानी कि कानून जिसको बेसिकली अलाउ नहीं करता है, लॉ जिसको परमिट नहीं करता है, तो वो जो कंसीडरेशन तो होगा लेकिन वो क्या होगा, आपका लॉफुल कंसीडरेशन नहीं होगा। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपका कंसीडरेशन क्या होना चाहिए सर, आपका लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए। माने जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट
सपोर्ट क्या करेगा, कौन सपोर्ट करेगा? सर आपका लॉफुल कंसिडरेशन। जनरली नो कंसिडरेशन मींस नो कॉन्ट्रैक्ट, याद रखिएगा। बिना कंसिडरेशन का जो भी एग्रीमेंट होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो क्या नहीं माना जाएगा सर? वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। चाहे आप लोग उसको बना दीजिए कॉन्ट्रैक्ट की टर्म में, लेकिन वो क्या नहीं होगा सर? आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो अभी तक हमने 3 एसेंशियल कंडीशन पढ़ी है। सबसे पहले ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऑफर होगा, लॉफुल ऑफर होगा, लॉफुल एक्सेप्टेंस होगा, और यहाँ पे इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। अमूमन सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट को क्या नहीं माना जाता है? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के ऑब्जेक्टिव से नहीं बनाया जाता है। लॉफुल कंसिडरेशन होना जरूरी है। नो कंसिडरेशन मीन नो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, जिन भी पार्टीज के बीच में माय डियर फ्रेंड्स एग्रीमेंट होगा, जिन भी पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, वो पार्टी क्या रहेंगी सर? आपकी कॉम्पिटेंट पार्टी रहेंगी, यानी कि पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉम्पिटेंट का जो एक्सप्लेनेशन है आपके सेक्शन 11 के अंदर दिया गया है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सर ये क्या कहता है? जिन दो पार्टी के बीच में या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, उनमें ध्यान दीजिएगा हर एक पार्टी मेजर होनी चाहिए, माने किसी की भी उम्र क्या नहीं होनी चाहिए? 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। उसकी मिनिमम उम्र 18 या 18 से ज्यादा हो। बाकी ये जो चीजें सब्जेक्ट टू द लॉ रहेगी, किसी किसी केस में हो सकता है लॉ के अंदर आपको रिलैक्सेशन देखने को मिले, ठीक है। बाकी अगर जर्नल केस की बात करते हो तो पार्टीज में, या पार्टी का मतलब जितनी भी पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, वो तमाम पार्टीज की उम्र कितनी होनी चाहिए? आपकी बेसिकली 18 या 18 से ज्यादा होनी चाहिए। वो पार्टी क्या होनी चाहिए? ऑफ साउंड माइंड होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए। ऑफ साउंड माइंड माने दिमागी तौर पे पागल नहीं हो, सही सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा वो पर्सन आपके नॉट डिस्क्वालीफाई एनी लॉ होने चाहिए, माने उनके ऊपर लीगली उनको लॉ ने डिस्क्वालीफाई न किया हो। समझ में आया? तो अगर आपका पार्टी 18 प्लस है, अगर आपका पार्टी ऑफ साउंड माइंड है, अगर आपका पार्टी बेसिकली ऐसा है जो बेसिकली डिस्क्वालीफाई, नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ है, तो आप लोग कहेंगे आपकी पार्टी क्या है? कॉम्पिटेंट है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, 18 साल से कम उम्र की अगर पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं तो वैलिड नहीं रहेगा। अगर कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो अनसाउंड माइंड है, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। कोई ऐसा पर्सन जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है लॉ ने, तो वो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो आप लोग बना लीजिए कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लॉ की टर्म में नहीं रहेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब मैंने बताया दो पार्टीज के बीच में उनका बेसिकली एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है सर कंसेंट। कंसेंट का मतलब मेरी अनुमति। क्या होता है? मेरी अनुमति। इसका एक्सप्लेनेशन अगेन आपको सेक्शन 14 के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 14 की बात करते हो, तो जो कंसेंट होता है ना किसी भी प्रॉमिस के साथ, किसी भी सेट ऑफ प्रॉमिस के साथ, आपको ध्यान देना है वो कंसेंट कैसा होना चाहिए सर? फ्री कंसेंट होना चाहिए। मतलब ये आपका कंसेंट है, मस्ट बी फ्री होना चाहिए। अब ये कैसे नहीं सर? आप इसको बेसिकली एक गलत दावा करके नहीं आप लोग उसका कंसेंट ले सकते। फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, और आपका मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। ये कुछ ऐसे केस है जो नहीं होने चाहिए। इनके अलावा अगर आपके बच जाते हैं तो वो आपके क्या कहलाएंगे सर? फ्री कंसेंट कहलाएंगे, ठीक है। आप किसी को पागल बना करके, फ्रॉड करके, मिस्टेक करके, किसी के ऊपर दबाव बना के, अनडू इन्फ्लुएंस के साथ या मिस रिप्रेजेंटेशन के साथ अगर उसकी एसेंट को हासिल भी कर लेते हैं, तो वो आपका बेसिकली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? और सबसे लास्ट एंड फाइनल रहेगा लॉफुल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? द ऑब्जेक्ट और ए पर्पज ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, ठीक है ना। आपका ऑब्जेक्ट की बात कर लीजिए या तो अपने एग्रीमेंट के पर्पज की बात कर लीजिए, वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इलीगल। ये क्या नहीं होना चाहिए? इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, एंड ये क्या हो? अपोजिट टू द पब्लिक पॉलिसीज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनाया, ठीक है, लेकिन पर्पस क्या है? आपको हथियार सप्लाई करने, ठीक है। अब ऐसा अगर आप लोग केस लेते हो, अगर आपको ड्रग्स गांजे का बिजनेस करना है, तो ये आपका इलीगल है। क्या है? इलीगल है। सारी चीजें क्लियर हैं। और अगर आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं होगा सर? आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है कि सर जब भी आप लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो
तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ सर्टेन कंडीशंस है। क्या है माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जिनके बिहाफ पे आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट क्या बनता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिला है, तो प्लीज प्लीज थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ऑफर आपका लॉफुल ऑफर होना चाहिए, लॉफुल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पे पार्टीज का इंटेंट टू क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना जरूरी है, कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, पार्टीज का तीनों कंडीशन याद कीजिएगा, फ्री कंसेंट होना जरूरी है और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर ये तमाम कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो वी कैन इजीली से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मोटा मोटा क्या हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो अभी तक आपने क्या समझा सर? अभी तक हमने कुछ कुछ बुनियादी बातें समझी है। जैसे सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट को समझा कि भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक शब्द आया एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को हमने समझा। एग्रीमेंट के बाद एक शब्द आया जिसको आपने क्या कहा, ऑफर कहा या प्रपोजल कहा, उसको हमने समझ लिया। कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होता है ये हमने समझ लिया। लीगल ऑब्लिगेशन का क्या मीनिंग होता है और इसका ब्रीच होता है तो एग्जैक्टली क्या कुछ सीन रहेगा ये हमने समझ लिया। इसके अलावा हमने देखा कि सर आपके एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं, इनको हम लोगों ने पढ़ लिया। 6 एसेंशियल एलिमेंट अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब सबसे लास्ट एंड फाइनल टॉपिक रहेगा, ये तो बात हुई सर आपके कॉन्ट्रैक्ट की। आई होप कि कॉन्ट्रैक्ट की क्लैरिटी आपको हो गई होगी। अब थोड़ा आगे बढ़े तो हमें पढ़ना है सर कॉन्ट्रैक्ट के टाइप कितने हैं। तो टाइप की जब आप लोग बात करेंगे ना तो अलग अलग पैरामीटर के बिहाफ पे, अलग अलग बेसिस पे हम लोग आपके बेसिकली एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द एनफोर्सिबिलिटी, प्लीज ध्यान दीजिएगा। दूसरा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन और तीसरा क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस। समझ में आया? तो कॉन्ट्रैक्ट इज क्लासिफाइड इनटू द 3 मेजर कैटेगरीज। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द एनफोर्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द एनफोर्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस। अब ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे और यहां से एक क्वेश्चन आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 101% देखने को मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा सर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा एनफोर्सिबिलिटी के हिसाब से। फिर आपका वॉइड होगा, फिर आपका एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा। देखिए वैलिड और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है और वॉइड एग्रीमेंट है। उसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा और आपका अगला क्या रहेगा, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये आपके कितने कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 2 4 2 6। कुल मिलाकर के ऑन द बेसिस ऑफ द एनफोर्सिबिलिटी हमारे पास कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करते हैं सर, 6 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करते हैं। वैलिड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, अनएनफोर्सेबल हो जाएगा और एक वॉइड एग्रीमेंट करके भी आएगा। प्लीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग फॉर्मेशन के बिहार पे बात करते हो तो एक आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक आपका क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कुल कितने हो गए, 3 कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस अगर आप लोग बात करते हो तो एक आपका एग्जीक्यूटेड रहेगा, एक आपका एग्जीक्यूटरी रहेगा, एक आपका एक आपका यूनिलैटरल रहेगा, एक आपका बाइलैटरल रहेगा। मैं आपको बता देता हूं, यहां से सवाल बनने की पॉसिबिलिटी है और यहां से सवाल बनने की पॉसिबिलिटी है। वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल, इन तीनों में से अक्सर एक पूछा जाता है, ठीक है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, पहले 2 को आपको हर एक कीमत पे समझना है, बाकी तीसरे को भी समझना है ताकि कुछ ऐसा ना रहे जो आपको ना पता हो, ठीक है। तो अभी हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली क्लासिफाइड ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ द enforceability, on the basis of the formation and on the basis of the performance। ध्यान क्या देना है, enforceability के बिहाफ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइडेबल होता है, इलीगल होता है, अनएनफोर्सेबल होता है। इसके अलावा एक वॉइड एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट भी होता है, इसे भी हमें पढ़ना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन एक्सप्रेस हो गया, इंप्लाइड हो गया, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसके अलावा आपका अगर परफॉर्मेंस के बिहाफ पे बात करते हो तो एग्जीक्यूटेड हो गया, एग्जीक्यूटरी हो गया, यूनिलैटरल और बाइलैटरल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके इनको डिकोड करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ द एनफोर्सिबिलिटी सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा सर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी नहीं पढ़ा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फुलफिल करता है हर एक एसेंशियल एलिमेंट को ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? अभी हमने 6 जो कंडीशन पढ़ी थी ना, अगर वो 6 की 6 को सेटिस्फाई करता है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या कहलाएगा, वैलिड
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा एंड इट इज द लीगली एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ द लॉ। ठीक है, ये क्या होता है, लीगली एनफोर्सेबल होता है कोर्ट ऑफ द लॉ के अंदर। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, कोई भी ए पर्सन है, सेम मैंने लिया था, कार अपनी सेल करता है, बी ने 5 लाख रुपए में इसको खरीदने के लिए एग्री किया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ए एग्री करता है सेल करने के लिए अपनी कार को बी को, और बी 5 लाख रुपया देता है एग्री करने के लिए। ठीक है, यानी कि कार खरीदता है 5 लाख रुपए के बदले में। तो अगर आपका ये असेंशियल कंडीशंस, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करता है तो आपका बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। ठीक है, सबसे जरूरी क्या है सर, वॉइड। वॉइड का मतलब वैसे क्या होता है, जर्नली अगर आप लोग कहेंगे तो वॉइड का मतलब क्या होता है, आपका बेसिकली खाली होता है। ठीक है, जर्नली क्या होता है, खाली होता है। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का एक्सप्लेनेशन आपको आपके सेक्शन 2 के, ध्यान दीजिएगा, सब सेक्शन किसके अंदर देखने को मिलेगा, सॉरी क्लोज जे के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियली तो ऐसा लग रहा था कि वैलिड है, ठीक है, बाद में जाके वो इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को आप लोग क्या बोलोगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलोगे। इसका मतलब आप लोग क्या लिखेंगे सर, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सब क्लोज एच की अगर आप लोग बात करते हो, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो क्या होता है, सीज होता है टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड, क्या हो जाता है, वो वॉइड हो जाता है। इसका मतलब इट इज द वैलिड इनिशियली बट लेटर बिकम द अनएनफोर्सेबल, माने इनिशियल लेवल पे ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन आगे जाके कुछ ऐसा हो जाता है, सॉरी, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, अनएनफोर्सेबल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, आपका बेसिकली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। माने आप लोग कहेंगे आपने एक एग्रीमेंट किया गुड्स से रिलेटेड, इनिशियली ये वैलिड था, ठीक है, सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता था, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी फर्म, मेरी कंपनी के अंदर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए फायर की वजह से। ठीक है, अब क्या ये पर्सन गुड्स को डिलीवर कर पाएगा, नहीं डिलीवर कर पाएगा, तो ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। इसका मतलब आप लोग क्या कहोगे, ये जो एग्रीमेंट है क्या हो गया सर, आपका वॉइड एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो जैसे आपने क्या कहा, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है सेल करने के लिए गुड्स को बी को, बट बिफोर द डिलीवरी द गुड्स आर डिस्ट्रॉय बाय द फायर, तो यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो क्या हो जाएगा सर, वो आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। समझ में है? तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियली वैलिड था लेकिन बाद में जाके कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो ये क्या कहलाएगा सर, आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इसको एक्सप्लेन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 के क्लोज जे के अंदर। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप लोग वॉइड एग्रीमेंट की बात करते हैं, देखिए क्या है आपका वॉइड एग्रीमेंट है, तो वॉइड एग्रीमेंट का क्या मतलब, ध्यान से देखिएगा, वॉइड एग्रीमेंट का एक्सप्लेनेशन अगेन आपको सेक्शन 2 के क्लोज जी के अंदर देखने को मिलता है। ये कहता है एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड। ठीक है ना, यानी कि आपका क्या रहेगा, एक ऐसा एग्रीमेंट जो अनएनफोर्सेबल बाय लॉ है, अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, लेकिन एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ एनफोर्स नहीं कर सकता है, वो क्या कहलाएगा सर, आपका वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। इट इज ए वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, ये क्या रहेगा, वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग रहेगा। दैट्स व्हाई इसको आप लोग कहोगे वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, वॉइड एब इनिशियो, माने इनिशियल लेवल से ये क्या था, वॉइड था। जैसे अगर आप लोग कहोगे बिगिनिंग से ही अगर आपका एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो क्या कहलाएगा सर, आपका वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। जैसे अगर आप लोग एग्रीमेंट करते हैं किस कमिट करने के लिए, किसी क्राइम को, ठीक है, अब किसी क्राइम को कमिट करने के किसी क्राइम को करने के लिए अगर आप लोग कमिट हैं तो ये जो एग्रीमेंट है ये इनिशियल लेवल से क्या है, अनएनफोर्सेबल बाय लॉ है। तो ये जो एग्रीमेंट होगा सर, ये क्या कहलाएगा, वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो प्लीज ध्यान से समझिएगा, वॉइड एग्रीमेंट का क्या मीनिंग है, उसके बाद वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग है, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप लोग बात करते हो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग है, तो इसका एक्सप्लेनेशन सबसे पहले समझिएगा, सेक्शन 2 के क्लोज आई के अंदर गिवन है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है According to the section 2I, a contract is enforceable at the option of the one party but not at the option of the another party। दो पार्टीज हैं, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक पार्टी के रेफरेंस में वो वैलिड है यानी कि एनफोर्सेबल है, दूसरी पार्टी के रेफरेंस में वो अनएनफोर्सेबल है। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हो। यूजुअली ये अराइज होता है व्हेन द कंसर्न इज ऑब्टेन्ड बाय द, दबाव की वजह से, फ्रॉड की वजह से, अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से, या मिसरिप्रेजेंट की वजह
से, माने जो आपका फ्री कंसेंट ना होके अगर उसके ऊपर किसी दबाव के कारण, मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण, कुछ ऐसे सिनेरियो की वजह से आपने आपके सेकंड पार्टी का एसेंट अगर क्या किया है, ले लिया, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, बाद में जाके अगर वो कोर्ट के अंदर कह देता है कि ये मेरे पे दबाव बना के बेसिकली चीजें कराई गई थी, तो एक पार्टी के रेफरेंस में तो वो एनफोर्सेबल हो गया, पार्टी दूसरी जिसके ऊपर दबाव बना गया था, मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया था, उसके हिसाब से तो अनएनफोर्सेबल होगा। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो हो जाएगा वॉइडेबल। क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। जैसे अगर ए फोर्स करता है बी को कि वो अपनी प्रॉपर्टी को, जो उसकी जमीन है उसको सेल करे, ठीक है, बी क्या करता है? एक्सेप्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट को, या बी क्या करता है? रेस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आगे आप क्या कहेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर वो आपका रेस्काइंड कर देता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो ये बी के प्रोस्पेक्टिव में क्या हो जाएगा सर? आपका बेसिकली अनएनफोर्सेबल होगा। ए के प्रोस्पेक्टिव में क्या होगा? वो बेसिकली एनफोर्सेबल होगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। कुल मिलाकर के अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्री कंसेंट नहीं है, यानी कि फ्री कंसेंट नहीं है, फिर भी उसका कंसेंट लिया गया है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा, लेकिन आगे जाके कैसा बनेगा? वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगला कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा सर? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, नाम से ही पता चल रहा है। आपने क्या किया है? एग्रीमेंट किया है अनलॉफुल एक्ट के लिए, ये क्या रहेगा? वॉइड एंड पनिशेबल बाय लॉ रहेगा। इसके अलावा आप लोग क्या कहोगे? कोलैटरल ट्रांजैक्शन आल्सो अफेक्टेड, यानी कि अगर आप लोग एक ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो ड्रग ट्रैफिकिंग का, ठीक है, तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसको आप लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो ये क्या होगा? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी के अंदर आएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से एक आपका क्या रहेगा सर? आपका अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, माने जिसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज अदरवाइज वैलिड, यानी कि आपका क्या रहता है? अदरवाइज वैलिड रहता है, बट कैन नॉट बी एनफोर्स बिकॉज ऑफ द सम टेक्निकल डिफेक्ट, ठीक है, उसके अंदर कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है, वैसे वो वैलिड है, उसको क्या कहोगे? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहोगे। द डिफेक्ट कैन ऑफन बी रिमूव्ड, और हालांकि कुछ ऐसे डिफेक्ट है जिनको आगे जाके रिमूव किया जा सकता है, फिर बाद में जाके वो क्या हो जाएगा? एनफोर्सेबल हो जाएगा। लेकिन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है सर? वो बेसिकली वैलिड तो है, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो एनफोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो क्या कहलाएगा सर? वो आपका कहलाएगा अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, आप अदरवाइज एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, कैन नॉट बी एनफोर्स ड्यू टू द टेक्निकल डिफेक्ट, बाद में क्या होगा? डिफेक्ट कैन ऑफन बी रिमूव, इस डिफेक्ट को क्या किया जाएगा? रिमूव किया जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी स्टैम्प्ड बट इट नॉट प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड, ठीक है ना, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, जो बन गया जिसके ऊपर स्टाम्प लग गया, ठीक है, स्टाम्प अच्छे से नहीं लगा, तो लेकिन ये एक ऐसा एक तरीके से डिफेक्ट है जिसको आगे जाके करेक्ट किया जा सकता है, तो इस तरीके के एग्रीमेंट को इनिशियली अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये आपके कुछ अकॉर्डिंग टू द एनफोर्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वॉइड एग्रीमेंट हो गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सॉरी कहां पे गया, हाँ, एक आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और आपका अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। इनको आपको एक बार पढ़ना है, एग्जांपल को पढ़ना है, तमाम कंडीशंस को पढ़ना है, एग्जामिनेशन के अंदर यहां से एक सवाल आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो इस टॉपिक की सीरियसनेस को समझते हुए प्लीज थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन। मैंने बताया ना, आप लोग क्या करते हैं? फॉर्मेशन के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सर हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अब सबसे आसान क्या है सर? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, माने आपके कॉन्ट्रैक्ट की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको क्लियरली स्टेट किया जाता है, चाहे आप लोग उसको ओरली बताएं, चाहे आप लोग रिटर्न के अंदर बताएं, ठीक है। आपने एक एग्रीमेंट बताया, एग्रीमेंट बनाया, टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर है, चाहे बता करके हो, वर्ड्स के अंदर हो, चाहे ओरली हो, रिटर्न के अंदर हो, ठीक है, कैसे भी हो, अगर उसमें क्लियर हुआ, एक्सप्रेस कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सप्रेस कर दिया, तो वो आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। जैसे कोई भी ए पर्सन है, आई ऑफर टू एम्प्लॉय यू एज ए मैनेजर, ठीक है। अब बी क्या कहता है? आई एक्सेप्ट द ऑफर। तो सारी चीजें क्लियर हैं। अगर सारी चीजें क्लियर हैं, यानी कि रिटर्न एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट अगर है, तो ये क्या कहलाएगा सर? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। माने जहां पे टर्म्स एंड कंडीशन को ओरली या रिटर्न के अंदर सारी चीजें एक्सप्रेस कर दिया जाए तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो फॉर्म्ड होता है बाय द कंडक्ट और द एक्शन ऑफ द पार्टीज रेदर देन द बाय वर्ड्स।
पास, ठीक है ना, यानी कि पार्टीज ने किस तरीके का एक्शन लिया है उस भी यहाँ पे क्या रहेगा सर, आपका बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जैसे लेट अस से आप कोई भी बेसिकली एक पर्सन है, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज क्रिएट एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, माने आप लोग ये कहेंगे कोई भी पर्सन ए है जो ऑटोमेटिकली बस के अंदर बैठा है, ठीक है, क्या बैठा है, बस के अंदर बैठा है, तो यहाँ पे कंडक्टर इसके पास आएगा और इसको टिकट के लिए बोलेगा और इसको टिकट लेना पड़ेगा। माने यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो किसकी वजह से बना है, कंडक्ट की वजह से बना है या एक्शन की वजह से बना, जो उसने एक्शन लिया उसके हिसाब से बना है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया गया लेकिन एक्शन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट बना, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करा, बोर्डिंग ए बस क्रिएट एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू पे द फेयर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किराया पे करना पड़ेगा। किराया पे नहीं करेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको आप लोग क्या कहेंगे, जो क्या बन जाते हैं, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाएं, खाना खा लें, ठीक है, उसके बाद आपको बिल पे करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है सर आपका क्या रहेगा, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है बट ऑब्लिगेशन imposed by the law to prevent the injustice enrichment, समझ में आया आपका, ये enforceable by law रहेगा, किसको प्रिवेंट करने के लिए, अनजस्टिस एनरिचमेंट को बेसिकली प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, आप किसी स्टेशन के ऊपर गए हैं और वहां पे आपके सामान को कुली ने उठा लिया है और वो आपको स्टेशन तक डिलीवर करके गया, ठीक है, तो ना आपने कहा ना उसने कहा, उसने सामान उठाया डिलीवर कर दिया, तो यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है, यहाँ पे अनएनफोर्सेबल या फिर आप लोग कहेंगे अनजस्टिस एनरिचमेंट से प्रिवेंट करने के लिए ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसको आप लोग क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हो, आपको उसका मेहनताना देना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक बातें जिनको आपको पढ़ना है। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, लॉ इंपोज ऑब्लिगेशन टू प्रिवेंट द अनजस्टिस, क्या रहेगा, एनरिचमेंट, तो यहाँ पे लिखा हुआ पेमेंट मेड बाय द मिस्टेक मस्ट बी रिफंड, जैसे यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे अगर आपके पास कोई गलती से पेमेंट आ गया, ठीक है, उसको आपको रिफंड करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या कहलाएगा, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है लेकिन उसके ऑब्लिगेशन को इंपोज किया जाता है लॉ के द्वारा ताकि अनजस्टिस एनरिचमेंट से प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, एक बार पढ़ेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगा। 2-4 एग्जाम्पल किताब के अंदर भी दिए गए हैं, तो प्लीज उनको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब तीसरा जो क्लासिफिकेशन रहेगा वो ऑन द बिहाफ ऑफ द परफॉर्मेंस रहेगा, माने आप लोग कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई करते हैं किसके बिहाफ पे सर, परफॉर्मेंस के बिहाफ पे। तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यूनिलैटरल हो गया, बाइलैटरल हो गया, एग्जीक्यूटरी हो गया और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दोनों पार्टीज की तरफ से क्या किया गया है, दोनों पार्टीज ने अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे मान लीजिए ए ने क्या किया, प्राइस पे किया और बी ने क्या किया, गुड्स को डिलीवर किया, दोनों ने अपना परफॉर्मेंस से एक तरीके से कंप्लीट कर लिया, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या कहलाएगा सर, परफॉर्मेंस के बिहाफ पे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन और बोथ पार्टीज हैव येट टू परफॉर्म, माने अभी तक एक पार्टी या दोनों पार्टी ने अभी तक अपना टास्क परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, भविष्य में करेंगे, तो क्या कहलाएगा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इसी तरीके से यूनिलैटरल का मतलब जहां पर एक पार्टी ने क्या किया है, आपका आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन है, यानी कि एक पार्टी ने अपना एक्शन कंप्लीट कर दिया, दूसरी अभी बाकी है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और अगर आप लोग बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो तो बोथ पार्टीज हैव ऑब्लिगेशन येट टू बी परफॉर्म, ठीक है, और दोनों पार्टीज का भी ऑब्लिगेशन क्या है, येट टू बी परफॉर्म है, तो ये क्या कहलाएगा, बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस के बिहाफ पे एग्जीक्यूटेड हो गया, आपका एग्जीक्यूटरी हो गया, बाइलैटरल हो गया और यूनिलैटरल हो गया। कुछ कुछ एग्जांपल्स मैंने डिजाइन करवाए हुए हैं, इनको भी आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि और बेहतर क्लैरिटी आपको हो सके, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारे अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस चलेगा, यानी कि हम जो आपकी यूनिट 1 को 10 चैप्टर के अंदर ब्रेक किए हैं उसके अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर को हमने पढ़ा, जहां पर मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझाया, एग्रीमेंट का मीनिंग समझाया, आपका बेसिकली कंसिडरेशन का मीनिंग समझा और प्रॉमिस का मीनिंग समझा। इसके अलावा हम लोगों ने लीगल ऑब्लिगेशन को समझा, हमने इसके अलावा आपके एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को
को पढ़ा। इसके अलावा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द एनफोर्सिबिलिटी, फॉर्मेशन और परफॉर्मेंस के बिहाफ पे वैलिड, वॉइड, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल, इलीगल और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा। एक्सप्रेस, इंप्लाइड और क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा। इसके अलावा एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी और यूनिलैटरल और आपका बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के स्टडी कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा सेशन आज का पसंद आया होगा। क्लास आपको अच्छी लगी होगी। सेशन अगर आपको पसंद आया, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक लिए मैं तो सोल दी बाय, स्टिल द कीप लर्निंग।